नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार। और इसमें हम पढ़ रहे थे कल स्थानीय मंडल, तो उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज इसमें सिर्फ इतना बचा है कि स्थानीय मंडल के जो डायरेक्टर्स है, जो निदेशक है या जो कहें कि संचालक है, उनकी नियुक्ति में क्या देखा जाता है, यानी कि किन व्यक्तियों को अयोग्य माना जाता है, कौन से व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वो है फर्स्ट, वेतनभोगी सरकारी अधिकारी, से समझ में आ रहा है। दिवालिया, पागल अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, बैंक में नियोजित अधिकारी या कर्मचारी, सहकारी बैंक या व्यापारिक संस्था के निदेशक मंडल का सदस्य। यानी कि ये जो लोग हैं, ये लोग स्थानीय निदेशक मंडल के निदेशकों की नियुक्ति में शामिल नहीं किए जा सकते। अब इनमें आगे हम बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकें। अब इनके लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। इनके लिए प्रोविजंस इस प्रकार से है कि वर्ष में इनकी मीटिंग जो होगी वो कम से कम कितनी होगी, 6, और उसमें भी 3 महीने में कम से कम एक बैठक होनी जरूरी है, यानी कि 3 महीने के अंतराल से एक मीटिंग का होना अनिवार्य है। और बैठक बुलाने का अधिकार किसको दे दिया गया है, गवर्नर को। और अध्यक्षता कौन करेगा, गवर्नर। और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि गवर्नर एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो वो जिस डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, प्लस मताधिकार भी रखता है। इसके अलावा मान लो किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर समान मत हो गए, यानी कि बराबर बराबर मत प्राप्त हो गए, तो उस स्थिति में फिर निर्णायक मत कौन का अधिकार किसको रहेगा, अध्यक्ष को, यानी कि गवर्नर को। ठीक है। अब इसमें है विशेष दशाओं में अधिकारों का स्थगन, स्टेप ऑफ पावर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इस अधिनियम में भारत सरकार को विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियां कोई सी भी हो सकती है, वित्तीय आपातकाल या कोई वार है या कोई अशांति है, कुछ भी किसी भी प्रकार की, या आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो फिर उस स्थिति में भारत सरकार विशेष आदेश जारी करके क्या करेगी, ये जो केंद्रीय निदेशक मंडल है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई है, इसके संपूर्ण अधिकारों का स्थगन कर देगी। अब आगे चलते हैं। आरबीआई को विशेषाधिकार, प्रिविलेज क्या है आरबीआई को, आरबीआई को प्रिविलेज। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो धारा 18 है, उसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में आरबीआई को साख नियमन एवं नियंत्रण का विशेषाधिकार दिया गया है। किस प्रकार से कि धारा 17 में जो शामिल नहीं है विनिमय बिल्स या प्रतिज्ञा पत्र, उनका क्रय विक्रय या पुनर्कटौती कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। इनके अलावा निर्धारित राशि से अधिक के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय भी आरबीआई कर सकता है। और एक और है कि किसी भी राज्य सहकारी बैंक या फिर उस राज्य सहकारी बैंक ने सहकारी समिति की सिफारिश की हो, यानी कि एक कोई भी स्पेशल सहकारी समिति के लिए सहकारी बैंक ने, राज्य सहकारी बैंक ने सिफारिश की हो, तो उसे, किसको, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर उसकी सिफारिश पर कोऑपरेटिव कमेटी को 90 दिन तक की अवधि का लोन दे सकता है। कौन दे सकता है, आरबीआई। और ये तीनों चीज़ें इनकी प्रिविलेज है, यानी कि विशेषाधिकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, आरबीआई एक्ट की धारा 17 के अनुसार। अब हम इनको पढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक के कार्यों को हम इस प्रकार से समझेंगे कि रिजर्व बैंक बिना ब्याज जमाए प्राप्त करता है, डिपॉजिट्स विदाउट इंटरेस्ट। कैसे कि
राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय बैंक और अन्य व्यक्तियों से जमाएं प्राप्त करना तथा उनके चेक आदि के संग्रहण का कार्य आरबीआई कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, बैंक्स एंड अदर पर्सन्स। ठीक है। सेकंड हम चलते हैं, बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती, यानी कि परचेज, सेल और रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये इसको हम यहाँ देखते हैं, इसको मैंने थोड़ा यहाँ लिखा है। बिल्स किस प्रकार के होंगे वो यहाँ समझाए गए हैं कि व्यापारिक बिल हैं उनके लिए तो 90 दिन तक की अवधि से अधिक के नहीं होने चाहिए। निर्यात बिल, एक्सपोर्ट बिल्स जो होंगे वो 181 दिन के होंगे और कृषि वित्त से संबंधित जो भी बिल होंगे उनकी अवधि 15 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार के बिलों की क्रय विक्रय और रीडिस्काउंटिंग पुनर्कटौती का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। अब आगे चलते हैं, लघु उद्योगों के लिए वित्त बिलों की पुनर्कटौती, रीडिस्काउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। इनकी अवधि भी क्या है ये इसमें, हाँ तो हम यहाँ थे कि जो लघु उद्योगों के लिए वित्त बिलों की कटौती की जाएगी उनकी अवधि क्या होगी? 12 माह। ये मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्य, विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमय बिलों का लेन देन, ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज बिल्स। इसमें क्या होगा कि रिजर्व बैंक के कार्यों में अधिनियम की धारा 17(3), ये भी आप नोट कर लेना, 17(3), ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आईएमएफ क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी सदस्य राष्ट्र में लिखे गए ऐसे विपत्रों या कोषागार पत्रों यानी कि ट्रेजरी बिल्स की पुनर्कटौती करना है जो भारत के निर्यात व्यवहारों अथवा अन्य किसी कारण से लिखे गए हों। यानी कि रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों से निर्धारित सीमा तक विदेशी मुद्रा का लेन देन का कार्य का अधिकार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बैंकों को ऋण, लोन टू बैंक्स। इसमें क्या होगा? रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को 180 दिनों के लिए, नोट कर लेना आप लोग, 180 दिन की परिपक्वता अवधि वाले प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर यानी जमानत पर ऋण देने का अधिकार है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अन्य संस्थाओं को ऋण। अन्य संस्थाएं कौन कौन सी होंगी? स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स तथा राज्य वित्त निगम, एसएफसीज, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनको क्या होगा? इनको लोन देने का कार्य भी कौन कर रहा है? आरबीआई। अब इसमें देखिए कि जो एसएफसीज है, राज्य वित्त निगम हैं, उनको विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर कितने दिन तक की अवधि वाले दिए जा सकते हैं? 90 दिन तक की परिपक्वता अवधि वाले ऋण दिए जा सकते हैं। जबकि सरकारी प्रतिभूतियों की धरोहर पर इनको एसएफसीज को कितने अवधि के लिए? 18 माह की अवधि तक के ऋण दिए जा सकते हैं। यहाँ मैंने अभी बोला था परिपक्वता नहीं, यहाँ अवधि की संदर्भ में बात हो रही थी कि विनिमय बिलों की प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर तो 90 दिन के लिए होगा और सरकारी प्रतिभूतियों की धरोहर यानी कि जमानत पर 18 माह के लिए होगा। आगे चलते हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में, एज ए बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब रिजर्व बैंक, ये धाराएं आप नोट कर लेना, मैंने इसीलिए नहीं लिखी है ताकि आप नोट करें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी तब मैं इन धाराओं के बारे में ज़रूर पूछूंगी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को प्रॉपर सुन रहे हैं या नहीं, इसलिए मैंने धाराएं नहीं लिखी है या कम लिखी है। अब नोट कीजिए, आरबीआई एक्ट अधिनियम की धारा 17, 20, 21 तथा 22 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और उन्हें 3 महीने की अवधि तक के ऋण दे सकता है, उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है तथा उनके लिए करों, ऋणों की राशि का संग्रहण, उनकी जमाओं को बिना ब्याज रखना तथा सरकार के ऋणों की व्यवस्था करना आदि कार्य करता है। यानी कि ये बैंकर के रूप में इसके मेन कार्य हैं।
उनको लोन देना, उनके लिए सेल और परचेज करना, किनका, सिक्योरिटीज़ का, उनके लिए टैक्स एंड लोन की राशि का कलेक्शन करना, उनके डिपॉजिट्स को बिना इंटरेस्ट के रखना, यानी कि बिना इंटरेस्ट के उनके डिपॉजिट्स को जमा करता है, प्राप्त करता है, तथा सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करना, यानी कि लोन्स की भी व्यवस्था वो सरकार के लिए करता है। अब इसके अलावा अगला है सरकार के बैंकर के रूप प्रतिनिधि के रूप में, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यही कार्य चल रहे हैं इसके, यहाँ मैंने लिखा नहीं था इसलिए इसको यहाँ लिखा था। आगे समाशोधन गृह का कार्य, क्लियरिंग हाउसेस का कार्य भी आरबीआई करता है। क्लियरिंग हाउसेस कैसे हो गए कि जो बैंक से और जो उनकी जो संस्थाएं हैं उनमें आपसी लेन देन होते हैं, तो लेन देन में कुछ विवाद भी होते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए समाशोधन गृह का कार्य कौन कर रहा है, आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य, बैंकिंग रिलेटेड ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो वर्क्स हैं वो भी कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, इसके बाद नोट निर्गमन का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ नोट इशुएंस, ये सेक्शन 22 के अंतर्गत एकाधिकार दिया गया है, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे कि किस धारा के अंतर्गत किस किस प्रकार के नोट्स जारी करता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सरकार के बहुमूल्य धात्विक एवं विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में, एज ए कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट्स प्रीशियस मेटल्स एंड फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। इनको ये क्या करता है, सरकार के जो धात्विक और फॉरेन एक्सचेंज फंड्स हैं उनके कस्टोडियन के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में ये कार्य कर रहा है, यानी कि उनको सुरक्षित रखने का अधिकार भी इसके पास है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़ों का आकलन एवं प्रकाशन करना, ये क्या कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे उनके कलेक्शन और पब्लिकेशन का कार्य भी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसके अलावा जो लास्ट कार्य बचा है किसका, आरबीआई का, मुद्रा तथा साख नियंत्रण का कार्य, मनी एंड क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक को देश में मुद्रा तथा साख नियंत्रण का कार्य भी सौंपा गया है। क्यों सौंपा गया है, ताकि देश में मौद्रिक स्थायित्व के साथ साथ मूल्यों में स्थिरता भी संभव हो। अब हम अगले पार्ट में रिजर्व बैंक के वर्जित या प्रतिबंधित कार्य, यानी कि प्रोहिबिटेड फंक्शंस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कार्य आरबीआई नहीं कर सकता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।